नमस्कार। मैं डॉक्टर मौसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम एजिंग या सेनेसेंस के बारे में पढ़ेंगे कि एजिंग या जीर्णता क्या होता है। तो ये टॉपिक बीएससी पार्ट 3 पेपर 3 के यूनिट 4 का है। अब हम यहाँ एजिंग और सेनेसेंस या जीर्णता की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि जीर्णता होता क्या है। तो एक जीर्णता क्या होता है कि जीवन में समय के साथ होने वाले उन सभी चेंजेस का एक सामूहिक जो ग्रुप होता है उसके परिणाम के कारण ही जीव की जीवन शक्ति कम हो जाती है और वो विभिन्न रोगों के प्रति सुग्राह्यता बढ़ जाती है। तो यह कौन सी ब्रांच है कि जिसमें हम ओल्ड एज और एजिंग की स्टडी करते हैं, उसे ही जेरोंटोलॉजी भी कहते हैं। जैसे कि इसमें हम देखते हैं कि जैसे एक ही एनिमल के अलग अलग जो टिश्यूज और ऑर्गन्स होते हैं उनका जो एजिंग का इफ़ेक्ट है वो अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे जनरली क्या होता है कि जो स्पेसिफिक जो सेल्स होती हैं उनमें डिवीज़न की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और उनमें एजिंग का प्रदर्शन करती हैं। जैसे कि ह्यूमन में नर्व सेल्स और मसल सेल्स पर एजिंग का इफेक्ट भी ज़्यादा दिखाई देता है। हम यहाँ देखेंगे कि चेंजेस ड्यूरिंग एजिंग के साथ साथ क्या क्या परिवर्तन होते हैं। जैसे कि ये चेंजेस को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, और सेकंड है सेलुलर चेंजेस, और लास्ट जो थर्ड है वो है एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजेस। अब हम देखेंगे कि एजिंग में मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल मतलब आकार की और कार्य की परिवर्तन क्या क्या होते हैं। जैसे कि एजिंग की जो प्रोसेस है वो पूरे बॉडी में एक समान नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि अलग अलग समय पर और अलग अलग ऑर्गन्स में हास पर होना प्रारंभ करती हैं। जैसे कि बोन मेरो में जो रक्त कणिकाएं होती हैं उनका फॉर्मेशन कम हो जाता है और रक्त और जो दूसरे टिश्यूज होते हैं उसमें कैल्शियम निक्षेपित की भी होना स्टार्ट हो जाता है। और इससे क्या होता है जो कैल्शियम के इसके कारण जो इनकी बोन्स होती है वो भंगुर हो जाती है। और इनके अलावा इसमें दृश्य और ऑडिटरी जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है और मसल टिश्यू होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इनमें क्योंकि ये डिस्ट्रॉय क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें जो मसल टिश्यू होते हैं और नर्व्स मसल संयोजनों में जैव रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। वे जो मसल टिश्यू होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और इसके लिए इस कारण ही क्या होता है कि इसमें जो मसल होती है उनमें दृढ़ता कम हो जाती है। वे बॉडी के जो इम्यूनिटी सिस्टम की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो जाती है। इससे क्या होता है कि बाहर से अंदर एंटर करने वाले एंटीजन से रिएक्शन नहीं हो पाती और सेल्स में जो वाटर है उसको रोकने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है और ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, जिससे टिश्यू ड्राई हो जाते हैं। और इन सभी चेंजेस के कारण ही एक ओल्ड एज का फॉर्मेशन होता है, जिससे इससे क्या होता है कि इसकी स्किन झुर्रीदार हो जाती है और कमज़ोर हो जाती है और इनकी मसल्स होती है वो भंगुर और बोन मेरो कम और रक्त परिवर्तन होता है उसमें जो मूत्र निष्कासन है उसमें भी कमी आती है। और इससे क्या होता है कि इनमें सेंस ऑर्गन होते हैं वो भी कम हो जाते, उनकी कैपेसिटी एक्सेप्टरी कैपेसिटी कम हो जाती है। और इन सभी चेंजेस के कारण जो कोशिकीय और आनुवांशिक और जो मॉलिक्यूलर स्तर है उन सभी परिवर्तनों के कारण होते हैं। अब ये सेलुलर चेंजेस में देखते हैं कि सेलुलर चेंजेस में क्या क्या चेंज होते हैं। तो इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड जीन म्यूटेशन, और सेकंड डिटर्मिनेशन इन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशन और जीन म्यूटेशन में क्या होता है।
इनमें क्या होता है कि क्रोमोसोम की जो संख्या है वो स्ट्रक्चर में भी चेंजेस होते हैं, उसी को ही क्रोमोसोमल एब्रेशन कहते हैं। और जो जीन का संगठन में होने वाले जो चेंजेस होते हैं उनको जीन म्यूटेशन कहते हैं। और इन दोनों ही चेंजेस के कारण इससे क्या होता है कि विकृत प्रोटीन और एंजाइम का फॉर्मेशन होते हैं। इस कारण क्या होता है कि ओल्ड एज में सेल्स में विकृत प्रोटीन का डेवलप्ड हो जाती हैं और म्यूटेशन के कारण ही डीएनए का प्रतिलिपिकरण अवमंदित हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो श्रिंक हो जाता है, वो डार्क स्टेन हो जाता है। इससे क्या होगी, इस स्टेज में क्रोमोटिन के संघनित हो जाने के कारण होता है ये। और इससे क्या होता है, सेल्स की डेथ हो जाती है। और इस घटना को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पिग्नोसिस। और जो केंद्रक में होता है उसको क्या कहते हैं, पिग्नोटिक। इसी का डिटर्मिनेशन इन साइटोप्लाज्मिक ऑर्गन्स में क्या क्या चेंज होते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन और इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, लाइसोसोम, एजिंग पिगमेंट और एल्डोलेज एंजाइम। इसके अलावा हाइपोट्रोपी और सेल मल्टीप्लिकेशन, इन सभी के बारे में देखेंगे, इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एजिंग के साथ साथ सेल्स में पैसिव ट्रांसपोर्ट पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसका क्या होता है, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते हैं वो इफेक्ट होता है। क्योंकि मेम्ब्रेन में जो फैट्स उपस्थित होती है वो सैचुरेट हो जाती है और उससे परोक्सीकरण की जो क्रिया है वो भी होती है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि एक तो रेडिएशन वे ये मदिरापान के कारण होती है, और कोशिका में इसको सही करने के लिए ग्लूटाथियोन, पेरोक्सीडेज, सुपर ऑक्सीडेज और डिसम्यूटेज, इन सभी में एंजाइम पाए जाते हैं। और इसका सेकंड जो माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के शेप और जो नंबर हो उसमें भी कमी आती है, जिससे क्या होता है कि जी कमी आती है, उससे रेट ऑफ रेस्पायरेशन रेट कम हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म रेट भी कम हो जाती है। और इसके जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है उसमें आरएनए के क्षय के कारण राइबोसोम की जो संख्या है उसमें भी कमी आ जाती है, जिससे जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम होता है उसका रूपांतरण स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में हो जाता है। और ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की संश्लेषणात्मक जो एक्टिविटी हो वो भी इफेक्टिव हो जाती है। इसके अलावा लाइसोसोम में क्या होता है कि लाइसोसोम से जो आत्मलेयी एंजाइम्स रिलीज होते हैं वो सेल्स का डाइजेशन कर देते हैं। इसके उपोत्पादी क्या होता है कि जो जनरल सेल्स होती हैं उनकी एक्टिविटीज़ भी स्लो हो जाती हैं। और एजिंग पिगमेंट में क्या होता है कि एजिंग के साथ साथ सेल्स में एजिंग पिगमेंट इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, और ये पिगमेंट लाइपोफुक्सिन के समान ही होते हैं, इनके सेम होता है लाइपोफुक्सिन के सेम। और इन पिगमेंट्स की ओरिजिन कुछ साइंटिस्ट तो क्या कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन से मानते हैं और कुछ इनको क्या मानते हैं, सेल ऑर्गन से मानते हैं। अब इसमें एल्डोलेज एंजाइम में क्या होता है कि जो लीवर की जो सेल्स होती हैं उनमें एजिंग के साथ साथ जो एल्डोलेज की जो एक्टिविटीज होती है वो भी कम हो जाती है। इसी प्रकार हाइपोट्रोपी में क्या होता है कि एजिंग में जो सेल्स में जो स्मॉल फैट्स की बूंदिकाएं फॉर्म हो जाती हैं, वे सेल्स का वॉल्यूम कम हो जाता है। और लास्ट सेल मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि आयु के या एज के बढ़ने के साथ साथ सेल्स में डिवीजन की रेट भी कम हो जाती है। जैसे कि बर्थ के समय जो सेल्स होती है वो 20-30 बार डिवाइड होती है, और कई सेल्स कई समय पर डिवाइड होना भी बंद कर देती है। सेलुलर चेंजेज के जो लास्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर चेंजेज, तो जो बाह्य कोशिकीय परिवर्तन होते हैं उनमें क्या क्या होता है, जैसे कि एजिंग की जो सेल्स रिएक्शन के साथ साथ ही आयु से जो संबंधित चेंजेज होते हैं वो सेल्स के बाहर टिश्यूज में भी होते हैं। और ये चेंजेस एनिमल के कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलते हैं,
जितने भी जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनका ओरिजिन एम्ब्रोनिक मीजोनकाइम से होता है, जैसे कि डर्मिस, टेंडस और कॉर्निया, कार्टिलेज और बोन्स में अंतःकोशिकीय स्पेस पाए जाते हैं। और इन स्पेस में क्या होता है कि कोलेजन, इलास्टिन, एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड और संरचनात्मक ग्लाइकोजन प्रोटीन भी पाई जाती हैं। तो ये क्या करते हैं कि जो अंतःकोशिकीय ये मैक्रोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और इनमें क्या होता है, जो एम्ब्रोनिक टिश्यू और एडल्ट के टिश्यू में होने वाले जो सभी शेप और जर्मल रिएक्शन, ये सभी 4 मैक्रोमोलिक्यूल्स द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। और जो एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट में प्रोटियोग्लाइकेन और स्ट्रक्चरल ग्लाइकोप्रोटीन का डिफ्रेंसिएशन की रिएक्शन में भी भाग लेते हैं। और इसके कारण ही क्या होता है, इसके बाद में कोलेजन और इलास्टिन जो प्रोटीन होते हैं इनमें भी डिफ्रेंसिएशन में भाग लेते हैं। और ये एडल्ट जीवन में जो क्या होता है, एडल्ट लाइफ में कोलेजन और इलास्टिन प्रोटीन होते हैं, इनमें डिफ्रेंसिएशन में भाग लेते हैं। और एडल्ट लाइफ में कोलेजन और इलास्टिन की जो क्रियाविधि होती है उसका अवमंदन होता है और कोलेजन का सिंथेसिस भी थोड़ा कम हो जाता है। तो इससे क्या है कि कोलेजन प्रोटीन जितने भी प्रोटीन का होता है उसका 40% पार्ट बनाते हैं। और यंग एज में कोलेजन पारगम्यता, ट्रांसपेरेंसी और घुलनशील होता है। और एज के बढ़ने के साथ साथ ही इनकी ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है और ये क्या होता है कि ड्रड और अघुलनशील हो जाते हैं। और इन चेंजेस के कारण ही क्या होता है, जितने भी जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनका ऑक्सीजन का जो ब्लड वेसल्स में डिफ्यूजन धीरे धीरे थोड़ा कठिन हो जाता है। और इससे जो ब्लड होता है उसकी सेल्स के साथ क्या होता है कि बैरियर बन जाते हैं। और बैरियर बन जाने के कारण ही क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं वो अवरुद्ध हो जाती है। क्या होता है कि जो सेकंड इवेंट्स होती है वो जेनेटिक लेवल पर होती है। और ये क्या करती है, जो आनुवांशिक प्रोग्राम के रेगुलेशन और कंट्रोल में कमी होती है। इससे क्या होता है कि सेल्स में गलत प्रोटीन का सिंथेसिस करती है और इनका सिंथेसिस अवरुद्ध हो जाता है। इसी के साथ क्या होता है कि एक थर्ड जो स्टेप होती है वो एनवायरनमेंट और न्यूट्रिशन में कमी और शारीरिक जो श्रम का जो अभाव होता है वो एजिंग को भी बढ़ावा देती है। सभी को धन्यवाद। इस प्रकार आज का हमारा जो टॉपिक एजिंग वाला है वो कंप्लीट हो गया है।